अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राफेल के बारे में सीडीएस अनिल चौहान के बयान को संजीदा लिया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंद पाक जंग पर की बातचीत। ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए कल से दरखास्तों के अदखाल की सहूलत। 30 जून आखिरी तारीख मुकर्रर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ धरना चौक पर जबरदस्त एहतजाज। खबरस्तानों और मजहबी मकामात को निशाना बनाने के खिलाफ मोदी हुकूमत को दिया गया इंतबाह। सरकर्दा कायदीन ने की शिरकत। सियासत हब फाउंडेशन का तेलंगाना इन्वेंशन सेल के साथ अहम मुआहदा। मीडिया स्टार्टअप सेंटर के जरिए नौजवानों को सहाफत और मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता करने की कोशिश। तरक्की और अवामी फलाह के अज़्म से रियासतें कैसे बदलती हैं, तेलंगाना ने किया साबित। केटीआर का लंदन में एक तकरीर में बयान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम की हैदराबाद आमद। मजाली से मुकामी और दीगर इंतखाबात में रियासत में कमीशन के रोल का लेगी जायजा। मक्का मस्जिद में सुपरिटेंडेंट का अदम तकर्रुर। मुसलियान को मुश्किलात का सामना। अमले की वक्त पर आमद और रवानगी के अलावा साफ सफाई की अंजामदही और दीगर उमूर भी शामिल। रियासत के कुछ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट। बारिश का भी कवी इम्कान। हैदराबाद के अरकान असम्बली और एमएलसी के साथ रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का अहम जायजा इजलास। ईद उल अजहा के पस मंजर में इंतजामात का लिया गया जायजा। ऑपरेशन सिंधु दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब तरीन मुहिम। गोली का जवाब गोली से मिलेगा, मोदी का भोपाल में खिताब। क्या आपने अमरीकी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर रोका? पवन खेड़ा का वजीर आजम से फिर सवाल। ट्रंप के ताजा बयान के बाद कहा, मोदी को जवाब देना होगा। और मुसलसल बारिशों से शुमाल मशरकी रियासतों में तबाही। सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग से कई हलाकतें। गुवाहाटी में भी आम जिंदगी मफलूज। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर सीडीएस अनिल चौहान के राफेल से मुताल्लिक बयान को संजीदा करार दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुल्की फिजाइया के बारे में भी तफसीली बातचीत की। बीजेपी हुकूमत के वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जेर एहतमाम आज धरना चौक इंदा पार्क पर अजीमशान एहतजाजी धरना और जलसे आम का एहतमाम किया गया था। इस जलसे की निगरानी मुश्ताक मलिक और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दीगर जिम्मेदारों ने अंजाम दी। इस जलसे आम से खिताब करते हुए मुख्तलिफ सियासी समाजी कायदीन ने मोदी हुकूमत के वक्फ तरमीमी कानून को मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया। हमारे नुमाइंदे फहीम अंसारी की पेश है तफसीली रिपोर्ट। बीजेपी की मोदी हुकूमत के वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जेर एहतमाम आज धरना चौक इंदिरा पार्क पर अजीमशान एहतजाजी धरने व जलसे आम का एहतमाम किया गया। इस जलसे की निगरानी मुश्ताक मलिक को ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दीगर जिम्मेदारों ने की। इस जलसे आम से खिताब करते हुए मुख्तलिफ सियासी और समाजी कायदीन ने मोदी हुकूमत के वक्फ तरमीमी कानून को मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया। इस एहतजाजी धरने में हुकूमत तेलंगाना के अक़लियती उमूर के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, अक़लियती माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, फ़हीम कुरैशी, एमएलसी कोदंडराम, साबिक़ रुकन राज्यसभा और कम्युनिस्ट रहनुमा अजीज़ पाशा, एमबीटी के मजीदुल्लाह खान फरहत व दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस एहतजाजी जलसे में अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। जलसे से खिताब करते हुए इन कायदीन ने अक़लियतों के तई बीजेपी के मुआंदाना रवैये पर तशवीश का इजहार किया। और एक तरफ ये दस्तूर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम चल रहा,
क्या बोलता अमित शाह, राज्यसभा में बोलता 6 मरतबा अंबेडकर का नाम लेता, अंबेडकर 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 बोल के आखिरी में अरे ये एक फैशन होगा, फैशन है, दस्तूर है, हिंदुस्तान का दस्तूर लिखने वाला बाबा साहब अंबेडकर है। उस जमाने में जो आजादी से पहले जो अपने को कोई कानून नहीं था, अंग्रेजों का कानून चलता था, मगर जिस वक्त देश आजादी हुआ, ये आजादी में मुसलमानों का काम था, हिंदुओं का काम था, सिपाही क्रिश्चियन सभी लोग, हर मजहब के लोग का काम करे। शहीद भगत सिंह कुर्बानी दिया जानकर फरमान। हमारे अमित शाह बोलता बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करता, दस्तूर को, यह दस्तूर है रे भैया, ये दस्तूर को कोई रोक नहीं सकते। ये दस्तूर में नहीं लिखा मुसलमानों के वक्त प्रॉपर्टी लेना बोल के कहीं लिखा है क्या? अरे भैया ये कब तक चलेगा? और दूसरी बात मोहन भगत बोलता भैया इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होना? हिंदुस्तान आजादी कब हुआ? कहते अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हुआ। रे क्या का तरीका है भाई? 7 साल का बच्ची को पूछो when your independence has come, बोले तो 15 अगस्त 1947 बोलते नहीं बोलते? उसको भी अपना काम कर रहे। आप झंडा कब चढ़ाए? आरएसएस देश आजादी के बाद 25-30 साल के बाद आपके नागपुर में झंडा चढ़ा, आप तिरंगा की बात कर रहे। अरे भैया कब तक चलेगा? लड़ने वाला कौन है? इस एहतजाज में शामिल शहनशीन पे तशरीफ फरमा हुकूमत तेलंगाना के मुशीर साबिक वजीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, साबिका पीसीसी सदर और राज्यसभा मेंबर जनाब हनुमंत राव साहब, सीपीआई के नेशनल पोलिट ब्यूरो मेंबर जनाब अजीज पाशा साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के रियासती चेयर, जैसा मेरे से पहले के मुखर्रीन ने तफसीली बात रखी आपके सामने, ये एहतजाजी जलसा कोई खास आम मौजू के ऊपर नहीं है। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में जो 2025 के जो अमेंडमेंट बिल के नाम पे जो लाया गया है, आजाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहला सबसे बड़ा हमला है। इससे बड़ा हमला शरीयत पे कभी नहीं हुआ। इससे पहले जितने भी पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, इस मुल्क के अक़लियतों के खिलाफ लाई है, वो किसी न किसी एक फरके के लिए या किसी न किसी एक आदमी के फर्द इंफरादियत के लिए वो नुकसानदेह या फायदे था। लेकिन 2025 का जो अमेंडमेंट बिल है, न किसी के किसी रिप्रेजेंटेशन को कबूल किया गया, पार्लियामेंट में लाके उसको कानून बना दिया गया। अब ये कानून बनने के बाद मायूस मुसलमान इस मुल्क में इंसाफ की दरखास्त लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी रखी कि आइन के खिलाफ है, ये दस्तूर के खिलाफ है। और इस मुल्क के दस्तूर कायम करने वाली शख्सियों ने वाज़ेह तौर पे मुसलमानों की अक़लियतों के हुकूक़ को वाज़ेह किया था और मुसलसल 70 साल से बड़े अमन व अमान के साथ ये सिलसिला चल रहा था और अमन व अमान से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन नाथूराम गोडसे जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा टेररिस्ट और पहला टेररिस्ट था, उसके मानने वालों ने जब हुकूमत बना ली तो उनका एजेंडा ये है कि इस मुल्क में नफरत की बुनियाद पर ताक किया जाए और मुसलमानों के खामियां बताकर तारीख को तोड़ मोड़ के पेश करके बच्चों के जहनों को ख़त्म किया जाए, ताकि ऐसा पस मंज़र पैदा हो जाए कि एक मुसलमानों को सामने रख के इलेक्शन जीता जाए या हारा जाए। ये हालात हिंदुस्तान में पैदा हुए और तारीफ़ काबिल है ऐसे आजमाइशी दौर के अंदर हिंदुस्तान में वह काबिल तारीफ़ है। मैं सलाम करता हूँ उन शख्सियतों को जो आज सेक्युलरिज्म के अलमबरदार है। आज राहुल गांधी की शक्ल में हिंदुस्तान में कोई चट्टान की तरह आरएसएस से मुकाबला करने वाले का नाम राहुल गांधी है। आज किसी का नाम है तो संजय सिंह है, आज किसी का नाम है तो लल्लू प्रसाद यादव है। आज ऐसे हालात में हमारी भी जिम्मेदारी ये बनती कि हम इंतशार का शिकार ना बने,
बल्कि तेलंगाना में जिस तरह, कर्नाटक में जिस तरह एक तरफा फैसला करके राहुल गांधी के आवाज पे वक्फ तरमीमी कानून के नए कानून पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इन तमाम कायदीन ने कहा, अगर अब इस कानून को रोका नहीं गया तो फिर वक्फ जायदादों के अलावा हमारे कब्रस्तानों, मसाजिद, दरगाहों, खानकाहों और दीगर मजहबी मकामात पर कब्जे हो जाएंगे। इन कायदीन ने बीजेपी की मोदी हुकूमत को इंतबाह दिया कि औकाफी जायदादों पर कंट्रोल की जुर्रात हरगिज़ ना करें। इस मौके पर मुखर्रीन ने कहा, वक्फ के नए कानून में मुसलमानों को हासिल आइन के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और आज हुकूमत की इस बददियानती के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर की क़यादत में आज एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान असम्बली के अलावा MLCs और मेयर हैदराबाद ने शिरकत की। इजलास में हैदराबाद में मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा ईद उल अज़हा और बारिश के पेश नज़र इंतज़ामात का ख़ुसूसी जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते रियासती वज़ीर और इंचार्ज ज़िला हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने कहा, हैदराबाद के बेहतरीन और नज़्म नस्क़ के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत संजीदा है और सिमत में पेशरफ्त जारी है। ఈ మేజర్గా హైదరాబాద్ సంబంధించి వాటర్ డిసెంటింగ్ సంబంధించి కావచ్చు, డిసెంటింగ్ ఆపరేషన్ ఇప్పటికే దాదాపు 55 కోట్ల రూపాయలతోటి 203 జాగ్రత్తల డిసెంటింగ్ వర్క్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. దాంతో పాటుగా మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ 157 టీమ్స్ తోటి మరి లేబర్ టీమ్స్ పెట్టుకొని ఇప్పటికే 60 కోట్ల రూపాయలతోటి శాంక్షన్ చేసుకొని వారికి సంబంధించి ఎక్కడైనా రిస్క్ వస్తే హైదరాబాద్ ప్రజలు ఎటువంటి ఆందోళన చెందే అవసరం లేదు. మేనేజ్మెంట్ తరఫున మా KHMC తరఫున మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాయనే మాట మనం చేస్తాం. అదే స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్యామ్ ప్రోగ్రెస్ కూడా 5 సంవత్సరాల్లో 2056 స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్యామ్స్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఇది 895 కోట్ల రూపాయలతో చేసాం. 24-25 సంబంధించి కూడా 373 వర్క్స్ ను కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి కూడా భవిష్యత్తులో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది రాకుండా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాటర్ లాగింగ్ ప్లాంట్స్ సంబంధించి కూడా 141 వాటర్ లాగింగ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, చర్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశం మీద కూడా తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగకుండా ఉండేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి కోరిక హైదరాబాద్ ప్రజలు ఏం కోరుతాము అంటే, వాస్తవంగా గత 10 సంవత్సరాలుగా డ్రింకింగ్ వాటర్ కనెక్షన్స్ 8 లక్షల నుంచి 13 లక్షలు పెరిగినాయి. హైదరాబాద్ నగరం పెరుగుతూ ఉంది, డ్రింకింగ్ వాటర్ అవసరాలు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. దానికి అనుగుణంగా వాటర్ మనకు గోదావరి నుంచి కానీ కృష్ణా నది నుంచి కానీ రాలేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ 15 TMCకి సంబంధించి గోదావరి నుంచి తీసుకురావడానికి ఏర్పాటు ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించి చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. సో ఇంతలో హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి ట్యాంకర్ డిమాండ్ పెరుగుతున్నప్పుడు కూడా దాని ట్యాంకర్ డిమాండ్ ఓవర్కమ్ కావడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేసే సందర్భంలో కొంత రీసెర్చ్ చేసి హైదరాబాద్ నగరంలో ట్యాంకర్ డిమాండ్ ఏరియా నుంచి మొత్తం తీసుకుంటే మిగతా అందరూ కూడా बैरून ममालिक यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के हुसूल के लिए इमदाद से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की दरख्वास्तों के अदखाल का एलामिया जारी हो गया है। अक़लियती तलबा 2025 के लिए 21 जून से ही दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 30 जून दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख है। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 20 लाख की स्कॉलरशिप और एक तरफ का फ़िज़ाई किराया 60,000 रुपये भी दिए जाते हैं। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड की मुसल्लमा यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने वाले दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। तलबा पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की कोर्सेज़ के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा, मजबूत क़यादत और अवामी फलाह का खुलूस हो तो गैर मामूली तरक्की मुमकिन है और रियासत ने इस बात को साबित कर दिखाया है। लंदन में जारी ब्रिज इंडिया वीक 2025 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने पायदार तरक्की के जरिए आलमी मईशत को आगे बढ़ाने में रियासत तेलंगाना के किरदार के मौजू पर अहम लेक्चर दिया। उन्होंने कहा, BRS हुकूमत के 9 साल दौर इख्तिदार में तेलंगाना ने जो कामयाबी हासिल की वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गई है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आला सतही वफद ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और 21 जून तक वो रियासत का दौरा कर रही है। कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर, सेक्रेटरी नवीन कुमार और सेक्शन ऑफिसर रविंदर कुमार ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारियां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। आज़ादाना मुनसिफा इंतखाबात के लिए दरकार सहूलतों के बारे में भी बातचीत की। रियासती हुकूमत के ओहदेदारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम को प्रोटोकॉल की फराहमी के अलावा दीगर सहूलतों का भी एहतमाम किया। कमीशन की टीम रियासत में दरअसल मजालिस मुकामी और दीगर इंतखाबात में कमीशन के किरदार का जायजा ले रही है। कालापत्थर हदूद में एक अपार्टमेंट में अचानक आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चंदूलाल ब्रदरी कॉलोनी में एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर आग लगने के बाद मकीनों में खौफ फैल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर फाइटर फौरी तौर पर पहुंच गए और आग को मजीद फैलने से पहले ही बुझा दिया। कालापत्थर पुलिस के मुताबिक किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। तमाम रिहायशियों को इमारत से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। आग का सबब शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट साउथ जोन में चंदूलाल बारादारी एरिया में फायर एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ। वहाँ पे मुगल हाइट्स अपार्टमेंट बिल्डिंग में 4th फ्लोर में फायर एक्सीडेंट हुआ। इमीडिएटली मैं हमारे एसआई सलीम, एसआई श्रीनिवास सब जने इमीडिएटली स्पॉट पर रश करके जाके देखे तो 4th फ्लोर में बहुत हेवी आंच हो रही थी। आंच वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई बोल के अपने को प्रिलिमिनरी मालूम हुआ। एसी कंप्रेसर जल गया शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो इमीडिएटली फायर इंजन की हेल्प से हम लोग फायर को पूरा बुझा दिए। कोई भी जान का कुछ भी, किसी को भी बॉडी इंजरी कुछ भी किसी को भी नहीं हुआ। थोड़ा प्रॉपर्टी लॉस हुआ, वो देखे फैमिली स्टे। हाँ, पूरे बिल्डिंग में फैमिली स्टे। 5 फ्लोर का बिल्डिंग था ये। इमीडिएटली 5th फ्लोर 4th फ्लोर वाले तो नहीं थे जो अपार्टमेंट में हुआ फ्लैट में, तो बाकी के फ्लैटों में थे। पब्लिक लोग इमीडिएटली वेकेट करा के फायर इंजन को बुला के इमीडिएटली फायर को रोक दिया। सर, ये हादसा होने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी का कंप्रेसर जल गया बोल के पहला अपने समझ नहीं आ रहा। अभी ये फर्दर रिपोर्ट अपने फायर स्टेशन वाले देना, उसके ऊपर से हम लोग क्या है एक्शन लेते हैं। वो सर ये हादसा आज शाम में 7:30-8 के बीच में। गुज़िश्ता दिनों शहर के तारीखी गुलजार हाउस के करीब वाक़ एक इमारत में अचानक आग लगने के बाद 17 अफराद हलाक हो गए थे। महलूकीन के लवाहिकीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इल्ज़ाम लगाया कि फायर सर्विसेज मुकम्मल गैर कारकर्द थी और साथ ही साथ जो एम्बुलेंसेज मौके वारदात पर पहुंच रही थी वो भी ऑक्सीजन के बगैर थी, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें वाक़ हो गई। महलूकीन के रिश्तेदारों ने हुकूमत से इंसाफ की मांग की और कहा हुकूमत ऐसे इंतजाम करे जिससे कि मुस्तकबिल में किसी भी आग हादसे में जानों को बचाया जा सके और फायर डिपार्टमेंट को जदीद आलात से लैस किया जाए। मुतासिरीन ने अदालत से भी इस बारे में इंसाफ का मुतालबा किया। बट मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, जैसे 645 को एक फायर इंजन आता है, एक एम्बुलेंस आता है, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं रहते हैं, ना ही वो कोई सर्विसेबल पोजीशन में थे। दे डोंट हैव मास्क, दे डोंट हैव प्रॉपर वाटर इन द टैंक्स। अगर पानी है तो प्रेशर नहीं आ रहा है पानी का। Either the pressure was low or there was a leakage in the pipe. Also the fire personnel was unable to join the pipes further. There were no torch lights and the equipments to break the door. Not a single fire personnel was ready to go inside the premises. Likewise was the condition of ambulance had arrived at the scene. Civilians, including my son Nitish and my other relatives, bought the first victim at the time of 8 o'clock. There were no oxygen masks in the ambulance, so also few of the drivers were not in a stable condition. Other ambulances were also either lacking oxygen or mask. Further, victims were brought out from the premises by the civilians. Fire services personnel were busy requesting us for the torch lights and other equipments to go inside the premises. Not even a single person is ready to go inside the house to help the persons. The fire services did not administer even a basic CPR to the victims. So I don't know how these are all
falsehood and this negligence has happened in like a city like Hyderabad. Because now I have lost all my family members. I am the alone, so that I am the alone survivor. I don't know what to say. I just want justice and from the Honorable High Court. But I went to Osmania, she was having the pulse. And for 15 minutes when I pleased them, please treat her, we'll get the cops over here and get your FIRs done. They're like, no sir, we can't treat them unless and until we have a FIR copy or a police constable coming and verifying the victims there. From there, when we went to Yashoda, when we entered the Yashoda hospital, they have declared them dead because it was too late for them. So you guys have to tell me, is that right for a person to face so much? We being the civilian, do we have to do all this processes? ओल्ड मलकपेट अकबर प्लाजा के करीब आज उस वक्त मुसाफिर और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा जबकि सीवरेज ओवरफ्लो के सबब पानी सड़कों पर तेजी से पहुंच गया और देखते ही देखते वहां तमाम सड़कें गंदे पानी से आलूदा हो गई। जीएचएमसी के ओहदेदारों ने बताया कि सीवरेज की मरम्मत का काम जंगी बुनियादों पर चल रहा है ताकि ओवरफ्लो पर काबू पाया जा सके और ट्रैफिक की कार्रवाई को भी जल्द बहाल किया जा सके। ताहम हुक्काम ने कहा रुकावट के पैमाने की वजह से कार्रवाइयों में मजीद वक्त लग जाएगा। చాదర్ఘట్ నుంచి వస్తుంటే ఆర్యూబీ దాటగానే అక్బర్ ప్లాజా దగ్గర అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ మొత్తం కూడా బ్లాక్ అయిపోయి రోడ్డు మీదకి రావటం వల్ల ఇక్కడ వెహికల్స్ ఇనిషియల్ గా జామ్ అవుతున్నది। అదే విధంగా కంటిన్యూగా డ్రైనేజీ రోడ్డుపై రావటం వల్ల రోడ్డు కూడా డ్యామేజ్ అయ్యి వెహికల్ చాలా స్లో డౌన్ కావటం జరిగింది। అదే విధంగా ఇక్కడ రిపేర్ కూడా నడుస్తున్నది। ఆఫీసర్స్ అధికారులు అందరూ కూడా వచ్చిపోయారు। మరి వాహనదారులకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఏమిటంటే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ చాలా స్లోగా వెళ్ళటం వల్ల మొత్తం కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతున్నది। నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి కూడా ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ చేస్తున్నాము। ఇటువైపు మలక్పేట చాదర్ఘట్ నుంచి మలక్పేట దిల్సుఖ్ నగర్ వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ చాదర్ఘట్ మలక్పేట నుంచి రాకుండా ఆల్టర్నేట్ రూట్లు చూసుకోవాలని వాళ్లకు పాసిబుల్ వేస్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆ वेरे रूट लो यतीम और यसीरों के मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त अहादीस मौजूद है और इनके साथ नरमी और रहम अपनाने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर नसीहत फरमाई है। एक वाक़या ज़िले के भी आसिफाबाद में दो यतीम बहनों एक भाई का है। जिन जिन अफराद ने आगे बढ़कर इनकी मदद की वो अपने आप में एक मिसाल बन गया है। पेश है आसिफाबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जमील की एक खास रिपोर्ट। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटौन के साकिन व मरहूम ऑटो ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ अहमद की दो लड़कियां और एक लड़के से मुताल्लिक यतीम वसीर दो मुस्लिम बहनें एक भाई सर छुपाने को घर नहीं आमदनी का कोई जरिया नहीं के उन्वान से 5 मई सियासत अखबार में शाये खबर के असर से मुकामी सियासत नामानिगार अब्दुल जमील से तफसीली जानकारी हासिल करने के बाद साबिक MLC फारूक हुसैन ने खिदमत खल्क के जब्जे से रियासती वज़ीर सितक्का से मुलाकात की और फिर सियासत की खबर का हवाला दिया। मुस्तहक लड़कियों को मकान की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी करने पर रियासती वज़ीर सितक्का ने फौरी तौर पर फ़ोन के ज़रिए ज़िले के भी आसिफाबाद कलेक्टर वेंकटेश को मकान की मंजूरी की हिदायत देने पर आज साबिक MLC फारूक हुसैन ने हैदराबाद से अपने हमरा हाईकोर्ट के एडवोकेट शेख अहमद अय्याज, राजशेखर, सिकंदर, मुनव्वरी के साथ मिलकर लड़कियों के मकान सिरपुटौन पहुंचे और फिर यतीम वसीर दो बहनें एक भाई से मुलाकात की। इनके हवाले चावल के 4 बैग्स, घरेलू ज़रूरी साजो सामान की अशिया और ईद के कपड़ों के साथ साथ नकद रकम भी हवाले करते हुए रियासती वज़ीर सितक्का की जानिब से कलेक्टर को दाखिल किया गया। इंद्रम्मा मकान की मंजूरी सर्टिफिकेट को भी यतीम वसीर बच्चों के हवाले किया और मुस्तक़बिल में मौशी तालीमी ज़रूरत में मज़ीद इमदाद का भरोसा दिया। इस मौके पर मुकामी साबिक़ हुक्म ग्राम पंचायत मोहम्मद इफ़्फ़त हुसैन, मुकामी सियासत डिस्ट्रिक्ट स्टाफ रिपोर्टर अब्दुल जमील ने हैदराबाद से आकर इमदाद करने पर मोहम्मद फारूक हुसैन से इजहार तशक्कुर किया। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत TV ज़िले के भी आसिफाबाद। मक्का मस्जिद में सुपरिटेंडेंट की अदम मौजूदगी से मस्जिद के उमूर की निगरानी के लिए कोई नहीं है। मुसल्लियान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
तारीखी मक्का मस्जिद में बरसरकार मुलाजिमीन और अमले की निगरानी और दीगर उमूर की देखभाल के लिए जनाब अब्दुल कदीर सिद्दीकी की सबुद्दोशी के बाद अब तक ज़िले अक़लियती बहबूद के अहदेदार की जानिब से सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद के अहदे पर किसी का भी तकर्रुर नहीं किया गया, जिससे मस्जिद में कई मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिनमें अमले की वक्त पर आमद और रवानगी के अलावा साफ़ सफाई की अंजामदही भी शामिल है। नमाज जुमा के बाद मुसल्लियान ने मक्का मस्जिद के मसाइल के मुताल्लिक़ अहदेदारों को वाकिफ करवाने के सिलसिले में बातचीत के बाद जिम्मेदारान को वाकिफ करवाया, जिस पर जिम्मेदारों ने कहा सुपरिटेंडेंट की अदम मौजूदगी के नतीजे में सूरत हाल बुरी हो गई है और यहाँ किसी पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा। MLC कविता ने बंजाइज में तेलंगाना जागृति के नए दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके शौहर अनिल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कविता ने रियासत के कई मसाइल को उजागर किया और रेवंत हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ఐలమ్మ గారిది ఉదాహరణకు అధికారికంగా చేయాలి అంటే ఒకటే సెకండ్లో జీవో వచ్చినటువంటి సందర్భం. మిషన్ భగీరథకు సగరుల ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి భగీరథ పేరు పెట్టడం అన్నది మేము అడగకుండానే కేసీఆర్ గారు మాకు ఇచ్చినటువంటి వరం. అట్లా ఏ ఒక్క అంశం తీసుకున్నా సేవాలాల్ మహారాజ్ యొక్క జయంతిని అఫీషియల్గా ప్రభుత్వం నుంచి చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం భారతదేశంలో. అట్లా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళి అద్భుతంగా పరిపాలన చేసినటువంటి కేసీఆర్ గారు. అంబేద్కర్ని మనందరం ఆరాధించేటటువంటి అంబేద్కర్ని 125 అడుగుల ఎత్తు నిలబెట్టి దేశంలోనే ఆనాడు అత్యంత పెద్ద విగ్రహంగా అంబేద్కర్ నిలుపుకున్నాం. అట్లా 1-2 కాదు, ప్రతి ఒక్క అంశంలో కూడా తెలంగాణ సోయితో పరిపాలన జరిగింది. మరి ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిపాలన మనం చూసుకుంటే ఈ 10 సంవత్సరాలకి ఇప్పటికి చాలా తేడా ఉంది. మన కర్మ ఏంటంటే ఇప్పుడున్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కనీసం జై తెలంగాణ అని కూడా అన్నాడు. ఇవాళ మా తెలంగాణ జాగృతి ప్రారంభించుకున్న ఇక్కడ కొత్త ఆఫీస్ని, స్టేట్ ఆఫీస్ని ప్రారంభించుకున్న సందర్భంగా ఎల్లుండే రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం వస్తుంది. నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, సీఎం గారు కనీసం ఇప్పటికన్నా మీరు జై తెలంగాణ నినాదం అనండి. ఎల్లుండి రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం నాడు కనీసం అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించండి అని చెప్పి నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నిజానికి జై తెలంగాణ అనని వాడికి, తెలంగాణ అమరవీరులను తలుచుకున్నటువంటి వారికి, నివాళులు అర్పించని వారికి ఆ కుర్చీలో కూర్చునే అర్హత కూడా లేదు. కానీ తెలంగాణ न्यूज़ एडिटर सियासत व MLC जनाब आमिर खान की क़यादत में सियासत हब फाउंडेशन ने कामयाबी की जानिब एक और जस्त लगाते हुए तेलंगाना इनोवेशन सेल के साथ तारीख़ी मुआहदा किया। इस याददाश्त मुफाहिमत का मकसद तालीमी और माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात में इख्तिरात और कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। इस मुआहदे के तहत रियासत के पहले कम्यूनिटी पर मबनी मीडिया इंक्यूबेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। आमिर खान के मुताबिक TGIC के साथ मुआहदे के मुताबिक सियासत हब में ही मीडिया स्टार्टअप सेंटर कायम किया जाएगा और इस सेंटर में मीडिया से वाबस्तगी और अपने चैनल का आगाज़ करने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के और लड़कियों को खुसूसी तरबियत दी जाएगी और उनकी वसी रहनुमाई की जाएगी। इस तरह ये रियासत तेलंगाना में पहला मीडिया और सहाफ़त का इनोवेशन सेंटर होगा। मेराज फ़हीम CEO TGIC का इस मौके पर कहना था, मीडिया इंक्यूबेशन प्रोग्राम हमारे मशमूलाती इख्तिरात का अक्कास है और खुशी की बात तो यह है कि हमें इस मामले में सियासत जैसे सहाफ़त के मोतबर इदारे का इश्तिराक व ताउन मिल रहा है। First we thought we'll just start with the promotion of Urdu language and literacy among the Muslim community, because this is where the community is lagging. So we started with that, then we said we'll promote self-employment job opportunities or training. So 90s went like that, and social initiatives went more ahead with providing jobs, trainings. The first thing was, I think, Urdu lecturer, teachers. There were a lot of vacancies, 4,600 were placed in the first training instance. So we were much happy with that. We said we'll just go ahead. In 2003 I think, 2003 we started people getting into police training, police recruitment. So the basic qualification was 12th. 10th I think, in fact that time. 1200, yes. And teachers is that, police is that. 2 we had gone out and helped people who were who suffered from the criminal
riots in Bombay after the Bombay riots, 1990. What we did is to Gujarat riots. We went out to Gujarat. Our readers gave a lot of donations to us. We had that money, we contributed from our side. We made around 1,200 or 1,100 houses there. And with the utensils and everything, we distributed that free. Then we set up 3 skill development centers there way back in 2004 or 5. So it was 4 skill centers which we started, and 3 schools we started there. The idea was promoting education and skill in their house, in their hands. So that was the idea. Now with TGIC, T-Hub, I came to do a T-Hub last, I think 3-4 years back. Probably or post-COVID, pre-COVID or post-COVID, somewhere close to COVID. That time also we wanted to have a chair here just to have coverage. महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के कुछ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 7 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की तो कहीं बारिश गरज और चमक के साथ भी हो सकती है। महकमे ने यह भी पेशकशी की है कि आइंदा 3 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। फिलहाल जुनूब मगरबी मानसून रियासत में मामूल के मुताबिक सरगर्म है। गवर्नमेंट साइंस जूनियर कॉलेज करीमनगर की इंचार्ज प्रिंसिपल समीना फरहत ने अपने सहाफती बयान में 10वीं जमात के कामयाब तलबा से अपील की है कि वो इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले के लिए उजलत करें। हमारे नुमाइंदे सियासत अब्दुल्ला असद से बात करते हुए प्रिंसिपल समीना फरहत ने कहा कि जारिया साल कॉलेज में 80% से ज्यादा तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। प्रिंसिपल समीना फरहत ने औलिया तलबा से अपील की है कि वो कॉलेज की नुमाया कारकर्दगी और बेहतरीन नताइज के पेश नज़र अपने बच्चों को 30 जून से पहले साइंस गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ज़रूर दिलवाएं। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और कामयाब मुहिम करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर किसी का नाम लिए बगैर पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में चैलेंज किया और कहा, अगर आप गोली चलाते हैं तो समझ लें कि गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। मोदी ने भोपाल में देवी अहलियाबाई होलकर के 300वें यौम पैदाइश के मौके पर खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सिंदूर को ही धारण किए हुए है। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। साथियों, पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में मुनक्किदा शंग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेते हुए दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बदला, हिकमत अमली भी बदल गई है। शंग्रीला डायलॉग एशिया का अहम दिफाई फोरम है और इसका इनेकाद जुमा से इतवार तक हुआ। इस अहम मुकालमे के दौरान जनरल चौहान ने मुस्तकबिल की जंगें और जंगी तरीक़ेकार पर खिताब किया और एक खुसूसी नशिस्त में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए डिफेंस इनोवेशन सॉल्यूशन मौजू पर अपनी बात रखी। They rectified their tactics and flew in again and flew all types of aircraft with all type of ordnances on 10th. Now that satellite images for all the strikes are available not only through Indian media but from global sources, and you would have seen that most of the strikes were delivered with pinpoint accuracy, some even to a meter, to whatever was our selected mean point of impact. So we were quite certain that none of them will go astray and they will land at the places where we desired them. There's a lot of space before that nuclear threshold is crossed, a lot of signaling before that. I think nothing like that happened. Over a period of time, as I said in a couple of other meetings, that there's a lot of space for conventional operations which has been created, and this will be the new norm. It's my personal view again that the most rational people are people in uniform when conflict takes place. That's because they understand that conflict can swing either way. They understand the consequences of this kind of a conflict, and in every step which happened during this Operation Sindoor, I have found both sides displaying a lot of rationality in their thoughts as well as actions. So why should we assume that in the nuclear domain there will be irrationality on someone else's part? I think that they will be subjected to very अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान के बाद एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन न्यूक्लियर जंग को तिजारत के जरिए रुकवाया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने वज़ीर आज़म मोदी से फिर सवाल किए। उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, वज़ीर आज़म मोदी जी, अब तो आप खामोशी तोड़े। पिछले 20 दिनों में 11 बार और सिर्फ गुज़िश्ता 10 घंटों में 2 बार अमेरिकी सदर ये कह चुके हैं कि उन्होंने तिजारत के जरिए ही ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया है। आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुल्क की शुमाल मशरकी रियासतों में मुसलसल बारिशों के बायस जुमा को 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन खिसकने और मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में दबाव की सूरत हाल के सबब आने वाले दिनों में मज़ीद शदीद बारिश का इम्कान है। मरकजी वज़ारत दाखिला के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला डीप डिप्रेशन जुमा को मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के सयाहती इलाकों से टकरा गया है और इसका असर शुमाल मशरकी रियासतों पर 31 मई की शाम तक बरकरार रहेगा। शदीद बारिश आंधी की भी पेशगोई की गई है। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीर में सयाहों की आमद अचानक रुक सी गई है। कश्मीर के तमाम सयाहती मुकामात वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। सयाहों की आमद खत्म होने के बाद मुकामी लोगों को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। याद है कि कश्मीर में अक्सरियत की मईशत का ताल्लुक सयाहत से है और वादी में सयाह नहीं के बराबर है, जिसके बायस मुकामी लोग बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। इसी पस मंजर में रियासती हुकूमत और गैर सरकारी इदारों ने सयाहों में एतमाद की बहाली के लिए बेदारी मुहिम शुरू कर दी है और आजीसी के तौर पर हेरिटेज वॉक का भी एहतमाम किया गया और कश्मीर चलो मुहिम चलाई गई। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। राफेल के बारे में सीडीएस अनिल चौहान के बयान को संजीदा लिया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिंद पाक जंग पर की बातचीत। ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए कल से दरखास्तों के अदखाल की सहूलत, 30 जून आखिरी तारीख मुकर्रर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ धरना चौक पर जबरदस्त एहतजाज। खबरस्तानों और मजहबी मकामात को निशाना बनाने के खिलाफ मोदी हुकूमत को दिया गया इंतबाह, सरकर्दा कायदीन ने की शिरकत। सियासत हब फाउंडेशन का तेलंगाना इन्वेंशन सेल के साथ अहम मुआहदा। मीडिया स्टार्टअप सेंटर के जरिए नौजवानों को सहाफत और मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता करने की कोशिश। तरक्की और अवामी फलाह के अज़्म से रियासतें कैसे बदलती हैं, तेलंगाना ने किया साबित, केटीआर का लंदन में एक तकरीब में बयान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम की हैदराबाद आमद,
मजाली से मुकामी और दीगर इंतखाबात में रियासत में कमीशन के रोल का लेगी जायजा। मक्का मस्जिद में सुपरिटेंडेंट का अदम तकर्रुर, मुसल्लियान को मुश्किलात का सामना, अमले की वक्त पर आमद और रवानगी के अलावा साफ और सफाई की अंजामदही और दीगर उमूर भी शामिल। रियासत के कुछ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट, बारिश का भी कवी इम्कान। हैदराबाद के अरकान असम्बली और MLCs के साथ रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का अहम जायजा इजलास। ईद उल अजहा के पस मंजर में इंतजामात का लिया गया जायजा। ऑपरेशन सिंधु दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब तरीन मुहिम, गोली का जवाब गोली से मिलेगा, मोदी का भोपाल में खिताब। क्या आपने अमरीकी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर रोका? पवन खेड़ा का वजीर आजम से फिर सवाल। ट्रंप के ताजा बयान के बाद कहा, मोदी को जवाब देना होगा। और मुसलसल बारिशों से शुमाल मशरक़ी रियासतों में तबाही, सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग से कई हलाकतें। गुवाहाटी में भी आम जिंदगी मफलूज। इसी के साथ टाइम बुलेटिन का सिलसिला आप यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।